हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं मेरे भाइयों। अपन ने जैसा कि ये बैच शुरू से स्टार्ट किया था, जीरो टू हीरो बैच मेरे भाइयों, इसमें मैंने अपनी पूर्णतः ईमानदारी और मेहनत के साथ आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराता हुआ आया हूं। और जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का पर्यटन मेरे भाइयों, इसमें भी अपन 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले वो देखेंगे इस सेशन के अंतर्गत। अगर जितने भी मेरे भाइयों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं तो एक बार सेशन को यार दबा के शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वैसे आपने मेरे लिए काफी प्यार और मेरे भाइयों काफी विश्वास आपने मेरे ऊपर जताया है, इसका तहे दिल से मैं एक बार और धन्यवाद करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। और सबसे पहले जैसा कि डेली अपन क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी मैं बाबा खाटू श्याम से ऐसी मनोकामना करता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चलिए, और मेरे भाइयों अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान में पर्यटन, और इसके अंतर्गत अब अपन कहां पे आ गए हैं तो 12वें पॉइंट पे अपन आ गए हैं। 11 पॉइंट इसमें कंप्लीट अपन कर चुके हैं। पहले राजस्थान के प्रमुख पर्यटन त्रिकोण। अब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन त्रिकोण में मेरे भाइयों एक आता है आपका मरु त्रिकोण, एक आता है बेटा शेखावाटी, एक आता है गोल्डन ट्राइंगल और एक आता है सौर ऊर्जा त्रिकोण। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे अपन वो किसके ऊपर करने वाले हैं भाई साहब? मरु त्रिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे जी। तो देखिए बेटा मरु त्रिकोण क्या है, सबसे पहली बात तो ये ओके सर। तो इस मरु त्रिकोण के अंतर्गत एक तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि भाई साहब इसके अंतर्गत आपके शामिल जिले कितने हैं। तो इस मरु त्रिकोण के अंतर्गत मेरे भाइयों जो आपके शामिल जिले हैं सर वो कितने हैं? तो इस मरु त्रिकोण के अंतर्गत जो शामिल जिले रहेंगे उसके अंतर्गत एक रहेगा मेरे भाइयों आपका बीकानेर। कौन रहने वाला है? बीकानेर। एक मेरे भाइयों रहने वाला है आपका कौन? जैसलमेर। और एक मेरे भाइयों रहने वाला है इसके अंतर्गत कौन? जोधपुर। तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत मेरे भाइयों पहले से ही ऑलरेडी से ये 3 जिले आपके शामिल हैं, जिसमें एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर और एक है जोधपुर। लेकिन इसके अंतर्गत एक नवीन जिला और शामिल किया गया है जिसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, और वो जिला है आपका बाड़मेर। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे कि मरु त्रिकोण के अंतर्गत नवीन शामिल जो जिला है मेरे भाइयों वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों कौन सा? बाड़मेर। इसका मतलब अगर कल को ये क्वेश्चन आए कि मरु त्रिकोण में शामिल जिले कितने हैं और वहां पे अगर 3-3 जिले ही हर ऑप्शन में लेके गए हैं, तो फिर आप पहले प्राथमिकता बेटा इन ऊपर वाले 3 को देंगे, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। और अगर ये क्वेश्चन आए कि मरु त्रिकोण में शामिल जिले कितने और हर ऑप्शन के अंतर्गत अगर 4-4 जिले लेके गए तो फिर आप सबको प्राथमिकता देंगे। ओके चलिए सर, अब यहां पे देखिए मेरे भाइयों, ये तो आपका हो गया बेटा कौन? बीकानेर। ओके सर, ये तो कौन हो गया बेटा आपका? बीकानेर। ठीक है सर, इधर की तरफ चलेंगे तो आप ये हो गया आपका जैसलमेर। कौन हो गया बेटा? जैसलमेर। ओके सर, और ये जिला आपका हो गया जोधपुर। ओके सर, और मेरे भाइयों इसे बोलते थे पहले क्या बेटा? मरु त्रिकोण। क्या कहा जाता था सर इसे? मरु त्रिकोण। जो आपके ऐसे बनता था भाई साहब जी गुरुजी, ये और ये, इसे कहते थे मरु त्रिकोण। अब इसमें ध्यान रखेंगे एक जिला और शामिल किया गया है, और वो जिला जो रहने वाला है भाई साहब वो रहेगा आपका बाड़मेर। कौन सा जिला रहने वाला है? बाड़मेर। तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत पहले से ही ऑलरेडी 3 जिले हैं, जिनमें बीकानेर है, जैसलमेर और जोधपुर है, और एक नवीन जिला शामिल और है जिसका नाम क्या रहने वाला है? बाड़मेर। तो बेटा इसे कहते हैं मरु त्रिकोण। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और इसमें शामिल जिलों की संख्या अगर ऑप्शन 3-3 के हिसाब से आया है तो फिर 3 को पहली प्राथमिकता में देंगे, और 4-4 के हिसाब से आया है तो फिर इन 4 को आप रखेंगे। तो बेटा इसे कहते हैं मरु त्रिकोण। चलिए, अगला जो त्रिकोण आपके सामने रहेगा उसे कहेंगे अपन सौर ऊर्जा त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण रहने वाला है? सौर ऊर्जा त्रिकोण। अब मेरे भाइयों इस सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले रहने वाले हैं पहले तो ये देख लीजिए जी गुरुजी। तो सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत भाई साहब आपसे कल को पूछा जाए इसमें राजस्थान के बेटा शामिल जिले कौन कौन से रहेंगे सौर ऊर्जा त्रिकोण में, तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत एक तो जिला आपका शामिल है जिसे आप कहते हैं जैसलमेर। ओके सर, एक इसमें जिला शामिल है जिसको आप कहेंगे जोधपुर, और एक इसके अंतर्गत जिला शामिल है जिसको आप कहेंगे क्या? बाड़मेर। तो इसमें जो शामिल जिले रहने वाले हैं आपके सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत मेरे भाइयों, इसमें ये आपके जिले रहने वाले हैं जिसमें एक जैसलमेर, एक जोधपुर और एक बाड़मेर। और सौर ऊर्जा जो त्रिकोण है इसी के ऊपर मेरे भाइयों आप एक बात भी ध्यान रखेंगे कि इसी के ऊपर आपके राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका लगा हुआ है जिसे आप भड़ला कहते हैं। बिल्कुल ठीक सर। तो यहाँ पे एक जिला तो आपका कौन सा रहा है जो मैंने यहाँ पे लिया है बेटा?
वो है आपका जैसलमेर। ओके सर। एक जिला आपका कौन सा रहा है मेरे भाइयों, तो ध्यान रखेंगे वो है जोधपुर। और एक जिला जो रहा है आपका मेरे भाइयों वो कौन सा है, बाड़मेर। तो इस सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले कितने जिले हैं भाई साहब, तो ये ध्यान रहे ये मेरे भाइयों आपके 3 जिले रहेंगे इस प्रकार से जी गुरुजी, जिसमें मेरे भाइयों एक तो रहेगा आपका जैसलमेर, एक रहेगा जोधपुर और एक रहेगा बाड़मेर। इसे कहते हैं बेटा सौर ऊर्जा त्रिकोण। और यहीं पे एक बात और ध्यान रखेंगे जी गुरुजी, बताइए क्या बात ध्यान रखनी है, तो बात ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों कि इस त्रिकोण में मेरे भाइयों राजस्थान का सबसे बड़ा, इस त्रिकोण में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इस त्रिकोण में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क मेरे भाइयों जिसे आप कहते हैं भड़ला स्थित है। तो इसी त्रिकोण के अंतर्गत आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है जिसको आप क्या कहते हैं, भड़ला। हालांकि जब आपके 33 जिले हुआ करते थे तब तो वो रहा करता था जोधपुर में, लेकिन अभी नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग ये कहां पे रहेगा, तो वो ध्यान रखें आप फलौदी में। तो एजे ये प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत तो मेरे भाइयों ये कहां पे था, भड़ला आपका सौर ऊर्जा संयंत्र तो जोधपुर में। लेकिन मेरे भाइयों एजे नवीन राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूंगा तो नवीन राजस्थान के अंतर्गत रहेगा ये कहां पे, फलौदी के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों आपके सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल जो जिलों की संख्या रहेगी बेटा वो 3 रहेगी। मरु त्रिकोण के अंतर्गत भी 3 थे, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, लेकिन उसके अंतर्गत नवीन एक जिला और ऐड किया गया है, बाड़मेर। और सौर ऊर्जा त्रिकोण में क्या है, नीचे के 3 हैं, जैसे ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, यहां बीकानेर को हाथ नहीं लगाना है। जबकि मरु त्रिकोण में ये जैसलमेर और जोधपुर कॉमन था, ऊपर था बीकानेर। और सौर ऊर्जा त्रिकोण में जैसलमेर और जोधपुर कॉमन था और नीचे का रहेगा बाड़मेर। और इसी सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि इस त्रिकोण में मेरे भाइयों राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा स्थित है, भड़ला स्थित है। ओके सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे। फिर आता है आपके पास में ये जिसे कहते हैं आप शेखावाटी त्रिकोण। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, शेखावाटी त्रिकोण। ये कहां पे बनने वाला है, तो पहले तो उसे देखिए आप अच्छे तरीके से मेरे भाइयों। इधर हनुमानगढ़ के बाद एक जिला आता है आपका जिसको आप कहते हो चूरू। क्या कहते हो, चूरू। ओके सर। फिर एक जिला आता है आपका झुंझुनू और फिर एक जिला आता है इस प्रकार की आकृति में जिसे आप कहते हो सीकर। तो इसमें मेरे भाइयों 3 जिले आते हैं, कौन से वाले के अंतर्गत, शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत, जिसमें ये वाला जो जिला है उसे आप कहेंगे क्या, चूरू। ओके सर। ये वाला जो जिला है बेटा उसे आप बोलेंगे झुंझुनू। ओके सर। और ये वाला जो जिला है इसे आप बोलेंगे सीकर। इसका मतलब इस त्रिकोण के अंतर्गत जो शामिल आपके जिले हैं भाई साहब वो आपके ये 3 जिले रहने वाले हैं जिसको आप बोलेंगे क्या, शेखावाटी त्रिकोण। कि शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत मेरे भाइयों शामिल आपके जिले कौन कौन से हैं, तो बेटा आपका और मेरा एक ही जवाब रहेगा, क्योंकि शेखावाटी नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें शामिल जिलों के अंतर्गत एक आपका सीकर रहेगा, एक आपका चूरू रहेगा और एक मेरे भाइयों आपका क्या रहने वाला है, तो बेटा एक आपका झुंझुनू रहने वाला है। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू रहेगा। ओके सर। अब इसमें एक बात शेखावाटी में यह भी ध्यान रखेंगे कि इस शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेरी क्यून शाही ट्रेन का भी संचालन किया गया है, हालांकि वो वर्तमान में क्या है, बंद है। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस त्रिकोण में, यह बात भी ध्यान रख लेंगे आप कि इस त्रिकोण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इस त्रिकोण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में फेरी क्यून शाही ट्रेन, फेरी क्यून शाही ट्रेन का संचालन किया गया। फेरी क्यून शाही ट्रेन का संचालन किया गया। तो मेरे भाइयों इस आपके शेखावाटी त्रिकोण में बेटा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरे भाइयों फेरी क्यून शाही ट्रेन का संचालन भी किया गया था, कब, 2003 में, हालांकि वो वर्तमान में बंद है। तो अपन ने कितने त्रिकोण देख लिए, 3, जिसमें एक था मेरे भाइयों आपका कौन सा, ध्यान रखना भाई साहब भूलना नहीं है, मरु त्रिकोण। ओके सर। एक था सौर ऊर्जा त्रिकोण और एक कौन सा आ गया, शेखावाटी त्रिकोण। भाई साहब आपके मरु त्रिकोण के अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर और नवीन जिला बाड़मेर। सौर ऊर्जा त्रिकोण के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत सीकर, चूरू और
झुंझुनू। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले त्रिकोण पर, और अगला जो त्रिकोण है आपका वो आने वाला है स्वर्णिम त्रिकोण, जिसको आप गोल्डन ट्राइंगल भी कहते हैं मेरे भाइयों। इसे क्या और कहा जा सकता है, भले आप इसे क्या कह सकते हैं भाई साहब, तो इसे आप मेरे भाइयों गोल्डन ट्राइंगल भी कह सकते हैं, गोल्डन ट्राइंगल। अब सबसे पहली बात ये कि इस स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले स्थान कौन कौन से रहेंगे, तो स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत जो आने वाले स्थान हैं, पहली बात तो वो कौन कौन से रहेंगे, तो इसके अंतर्गत स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राइंगल में एक तो है दिल्ली, एक मेरे भाइयों शामिल है जयपुर, ओके सर, और एक शामिल है आगरा। तो मेरे भाइयों गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत जो तीन स्थान जो आपके महत्वपूर्ण हैं, उनमें एक दिल्ली है, एक जयपुर है और एक आगरा है। इन तीन स्थानों को मिला के बनाया गया है क्या, गोल्डन ट्राइंगल। लेकिन अपने राजस्थान के इसमें कितने जिले आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाइयों। तो स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राइंगल को अच्छे तरीके से समझना। जैसे ये तो हो गया आपका दिल्ली, ओके सर, ये कौन हो गया मेरे भाइयों, दिल्ली, ठीक है सर। ये आपका हो गया कौन भाई साहब, जयपुर, ओके सर, ये जयपुर हो गया, ठीक है सर। और ये हो गया मेरे भाइयों आपका आगरा, कौन हो गया बेटा, आगरा, जो यूपी के अंतर्गत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये तो आपका आगरा, ये आपका दिल्ली, और मेरे भाइयों ये आपका जयपुर। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चलो स्थान तो ये तीन है, लेकिन बेटा जब आप दिल्ली से और मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत आओगे तो भाई बीच में अलवर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बीच के अंतर्गत एक कौन और आएगा, अलवर आएगा, वेरी गुड सर। अब आप जयपुर से भाई साहब आगरा के लिए इस त्रिकोण से होते हुए जाओगे, तो जयपुर से आगरा के लिए जाओगे तो भाई साहब यहां पे दौसा तो आएगा ही आएगा, और दौसा के बाद जब आगे बढ़ोगे आप तो यहां पे भरतपुर भी आएगा। बात तो सही है सर, बिल्कुल भाई साहब। और तब जाके आप आगरा पहुंचोगे, और फिर आगरा से आप कहां जा सकते हो मेरे भाइयों, दिल्ली। तो बेटा ये जो बनता है ना, इसे कहते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। क्या कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिकोण। अब कल को इसमें पूछेगा राजस्थान के जिले कितने शामिल हैं, तो अलवर है, जयपुर है, दौसा है और भरतपुर है, बिल्कुल सही कह रहे। और अगर डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि स्थान कितने हैं, तो फिर आपको इनको प्राथमिकता देनी है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। और फिर अगर ऐसे पूछ रहा है कि मेरे भाइयों अगर आपकी बेटा में स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है मेरे भाइयों राजस्थान के जिले, तो स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल अगर राजस्थान के जिले आपसे पूछे जाएं तो बेटा फिर कैसे बताओगे आप। तो ये ध्यान रहे मेरे भाइयों, एक तो कौन रहेगा आपका, अलवर इसमें शामिल रहेगा, और एक कौन रहेगा मेरे भाइयों, जयपुर इसके अंतर्गत रहेगा, और एक कौन रहने वाला है, दौसा इसके अंतर्गत रहेगा, और एक भरतपुर। लेकिन मेरे भाइयों मेन जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा, जयपुर। तो भाई साहब आपके स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत ये जिले आपको याद रखने ही रखने हैं। और अगर डायरेक्ट तीन स्थानों की बात की जाए तो फिर ध्यान रहे दिल्ली, जयपुर और आगरा को ही आपको चुनना है। अब अगली बात क्या है सर, ये वाला जो NH है भाई साहब, जो आपका दिल्ली से जयपुर के लिए आता है स्वर्णिम त्रिकोण में, ये आपका NH है, ध्यान रखना 48। ये कितना है, 48। और जो भाई साहब जयपुर से आगरा के लिए जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये है NH 21, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और दिल्ली से जो आगरा के लिए आता है भाई साहब, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है NH 44। कितना है बेटा, NH 44। तो इसका मतलब कल को अगर उसने ये कहा आपके गोल्डन त्रिकोण में आने वाले NH कौन कौन से हैं, तो NH 48, एक है मेरे भाइयों NH 21, ध्यान रखना, और बेटा एक है NH 44। तो इसका मतलब गोल्डन ट्राइंगल या स्वर्णिम त्रिकोण में आने वाले NHO में NH 48, NH 44 और NH 21 रहेगा, ओके सर। अब इसमें भी क्या बात ध्यान रखनी है, जो NH 44 है जो आपके स्वर्णिम त्रिकोण में आता है, इसे कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यह है NH, यह है NH मेरे भाइयों गोल्डन ट्राइंगल, यह है NH गोल्डन ट्राइंगल, व मेरे भाइयों स्वर्णिम त्रिकोण, यह है NH गोल्डन ट्राइंगल या स्वर्णिम त्रिकोण। तो एक ही बार लिख देते हैं, गोल्डन ट्राइंगल, ओके सर, यह है NH गोल्डन ट्राइंगल। वाह, अब बताओ NH जो 44 है ये स्टार्ट कहां से होता है भाई साहब, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, और जाता कहां तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि यह है NH जो NH 44 है, ये गोल्डन ट्राइंगल वह भारत के उत्तर दक्षिण गलियारे का
भाग है, और बिल्कुल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह एनएच गोल्डन ट्रायंगल वह भारत के मेरे भाइयों उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है, उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है, जिसको आप क्या कहेंगे, NH 44। और जब आपसे मेरे भाइयों NH 48 की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि यह NH स्वर्णिम त्रिकोण, यह NH स्वर्णिम त्रिकोण व मेरे भाइयों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना योजना का भाग है। बिल्कुल है सर। तो ये NH मेरे भाइयों गोल्डन ट्रायंगल व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। भाई स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आता है। तो भाई साहब ये जो दिल्ली से जयपुर होते हुए ऐसे मुंबई तक के लिए जा तो रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है सर। तो भाई साहब ये NH 48 स्वर्णिम त्रिकोण और आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी भाग माना जाता है। तो ये दोनों NH इसके अंतर्गत बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिकोण में आने वाले जिलों की संख्या तो रहेगी आपकी कितनी, भाई साहब स्थान तो रहेंगे 3, दिल्ली, जयपुर, आगरा। राजस्थान के जिलों की बात करेंगे तो अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर रहेंगे। NHO की बात करेंगे तो NH 48, NH 21 और NH 44 रहेगा। NH जो 44 है वो गोल्डन ट्रायंगल का भी भाग है और भारत के उत्तर दक्षिण गलियारे का भी भाग है। NH जो 48 है वो गोल्डन ट्रायंगल का भी भाग है और स्वर्णिम त्रिकोण का भी भाग है। पहले मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताओ कि भाई साहब गोल्डन ट्रायंगल एक ही बार में समझ में आया कि नहीं आया। जब तक मैं पानी पी लेता हूं मेरे भाइयों, चलिए जल्दी से बताओ भाई साहब। चलिए बेटा, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट आता है बेटा राजस्थान के अंतर्गत 13वें पॉइंट पे अपन आ चुके हैं और यहां पढ़ने वाले सामान्य पर्यटन सर्किट। और एक बात यहां ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, राजस्थान को या राजस्थान में भाई साहब कितनी 10 सामान्य पर्यटन सर्किट हैं। राजस्थान में 10 सामान्य पर्यटन सर्किट है मेरे भाइयों। ओके सर। अब वो 10 सामान्य जो पर्यटन सर्किट है भाई साहब वो कैसे कैसे याद करनी है, तो मेरा तो ये कहना है भाई साहब ऐसे एक लाइन खींच लीजिए मेरे कहने से। ओके सर, चलिए ये खींच ली सर। और 10 पर्यटन सर्किटों के पहले तो आपको नाम याद कराता हूं, फिर कौन कौन से जिले उसमें रहेंगे वो बाद की बात है। ओके सर, तो एक लाइन खींच के भाई साहब एक बात ध्यान रखना, इधर की तरफ आपकी आने वाली है 6 पर्यटन सर्किट और इधर की तरफ आने वाली है 4 सामान्य। ओके सर, अब 6 आपकी पर्यटन सर्किट रहेंगी, वो कौन कौन सी है, तो भाई साहब उसमें एक तो रहेगी आपका भरतपुर पर्यटन सर्किट या भरतपुर सर्किट एक्ट। ओके सर, एक तो ये रहेगी भरतपुर सर्किट। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे मेरे भाइयों तो यहां पे रहेगी आपकी अलवर सर्किट। कौन सी रहेगी भाई साहब, अलवर सर्किट रहेगी। और ऊपर की तरफ जाएंगे जयपुर वाले एरिया में तो उधर की तरफ एक ढूंढाड़ बोली बोली जाती है, उसके आधार पे कहेंगे आप ढूंढाड़ सर्किट। कौन सी सर्किट भाई साहब, ढूंढाड़ सर्किट। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यह एरिया आ जाता है शेखावाटी वाला, तो इसे कहेंगे आप शेखावाटी सर्किट। तो मेरे भाइयों इस किरमा अनुसार आप 4 सर्किट तो ऐसे निकालेंगे जिसमें आप अपने भरतपुर से ही चालू करना है, भरतपुर सर्किट, उससे ऊपर अलवर सर्किट, उससे ऊपर जयपुर नहीं बोलना है, वहां पे एक बोली बोली जाती है उसके आधार पर सर्किट का चुनाव है जिसको कहते हैं ढूंढाड़ सर्किट, और ऊपर के आधार पर क्षेत्र के आधार पर बताना है शेखावाटी सर्किट। फिर इधर की तरफ आएंगे आप यहाँ पे तो सवाई माधोपुर में ये जगह जिसको आप बोलते हैं रणथंभौर, इसके नाम पे पुकारा गया है तो इसे कहेंगे रणथंभौर सर्किट। क्या बेटा, रणथंभौर सर्किट। और ये आपका क्षेत्र विशेष है मेरे भाइयों जिसको बोलेंगे हाड़ौती सर्किट। क्या बोलेंगे आप, हाड़ौती सर्किट। तो इसका मतलब जो मैंने एक लाइन खींची थी उससे उधर आपकी 6 सर्किट रहेंगी जिसमें मेरे भाइयों एक कौन सी रहने वाली है, भरतपुर सर्किट, एक रहने वाली है अलवर सर्किट, एक रहने वाली है जयपुर सर्किट, सॉरी जयपुर नहीं बोलना है,
आपकी वहां बोली बोली जाती है ढूंढाड़, वो बोलना है ढूंढाड़ सर्किट। और एक क्षेत्र विशेष के आधार पे शेखावाटी सर्किट। फिर नीचे की तरफ आइए भरतपुर की तरफ से, तो यहाँ पे भी जिले के आधार पे नहीं बोलना है, एक रणथंभौर सर्किट है और एक हाड़ौती सर्किट है। ओके सर, अब इधर की तरफ मैं चलता हूं तो भाई साहब आपकी इधर 4 सर्किट मैंने बता रखी हैं। अब वो 4 सर्किट आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, तो उसके लिए एक ध्यान रखना हिंट भाई साहब, ये चारों सर्किट जो प्रारंभ होंगी वो सिर्फ किससे होंगी, मां से प्रारंभ होंगी। तो उसके अंतर्गत एक तो इधर आएगी मां से वाली 7 नंबर पे इधर, जिसे आप कहेंगे मेवाड़ सर्किट। क्या कहेंगे भाई साहब, मेवाड़ सर्किट कहेंगे, ठीक है सर। फिर एक मां से इधर आएगी जिसे आप कहेंगे भाई साहब माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू सर्किट। ओके सर, माउंट आबू सर्किट बोलेंगे, ठीक है सर। और फिर भाई साहब एक मां से इधर भी आएगी मेरे भाइयों, जी गुरुजी, ये भी आपके मां से आएगी 9 नंबर पे, जिसे आप बोलेंगे मेरे भाइयों मरु त्रिकोण सर्किट। कौन सी बेटा, मरु त्रिकोण सर्किट। और एक मेरे भाइयों मां से और कौन सी रह गई सर, तो एक 10 नंबर पे और ध्यान रखेंगे मां से, जिसे बोलेंगे आप मेरवाड़ा सर्किट। कौन सी सर्किट है बेटा, ये रहेगी आपकी मेरवाड़ा सर्किट। तो राजस्थान के अंतर्गत ये 10 आपकी सामान्य सर्किट है जो मैंने बताई हैं आपको। इधर मां से आपकी 4 रहेंगी, मेवाड़ सर्किट, माउंट आबू सर्किट, मरु त्रिकोण सर्किट और मेरवाड़ा सर्किट। अब इनमें कौन कौन से जिले रहेंगे या कौन कौन से स्थान शामिल किए गए, तो वो भी देख लीजिए। भरतपुर के अंतर्गत भाई साहब आपका भरतपुर रहेगा, इसके अलावा डीग इसमें शामिल रहेगा, और इसके अलावा बेटा धौलपुर रहेगा। ओके सर, डन। अलवर सर्किट के अंतर्गत भाई साहब अलवर रहेगा। ओके सर, इसके अलावा भाई साहब सरिस्का रहेगा। ओके सर, अलवर सरिस्का और सिलीसेड़, अलवर सरिस्का और सिलीसेड़ इसके अंतर्गत रहेगा। ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत भाई साहब एक तो आपका जयपुर आएगा और एक मेरे भाइयों आपका दौसा आएगा, और दौसा से आप उठाएंगे भाई साहब आभानेरी। किसको उठाएंगे, आभानेरी को। ओके सर, और भाई साहब जयपुर के अंतर्गत से उठाएंगे आप सामुद। किसको भाई साहब, सामुद। और एक उठाएंगे भाई साहब आमेर, सामुद और आमेर। शेखावाटी सर्किट के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है 3 जिले आपको रखने हैं बेटा, इसमें सीकर रखना है, चूरू रखना है और झुंझुनू रखना है। ओके सर, और इसके अलावा मेरे भाइयों जैसे ही रणथंभौर की तरफ आएंगे तो इसमें 2 आपको लेने हैं, एक सवाई माधोपुर के अंतर्गत से रणथंभौर लेना है। ओके सर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत से रणथंभौर, और एक रहेगा इसके अंतर्गत कौन, टोंक बेटा। और हाड़ौती सर्किट में से आपको सारे जिले लेने हैं हाड़ौती के, बस 12 को हाथ नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे, किसको हाथ नहीं लगाना है, 12 को। तो हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत भाई साहब आपका कोटा रहेगा। ओके सर, आपका बूंदी रहेगा और आपका मेरे भाइयों झालावाड़। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ रहेगा। फिर चलते हैं मेरे भाइयों मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत कौन कौन आने वाला है, तो मेवाड़ सर्किट को भी देख लीजिए। आइए मेरे भाइयों, तो मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत एक तो रहेगा आपका राजसमंद। ओके सर, एक रहेगा मेरे भाइयों उदयपुर। ओके सर, एक रहेगा मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़। तो राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब यहां पे कौन कौन रहेंगे, तो राजसमंद के अंतर्गत से रखना है, और नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा रहेंगे। उदयपुर से मेरे भाइयों आपकी जयसमंद रहेगी जो वर्तमान में सलुम्बर के अंतर्गत है, तो जयसमंद और सलुम्बर को उठा लेना है, जी गुरुजी। और मेरे भाइयों इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहने वाला है। क्या रहने वाला है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो मेरे भाइयों इसके मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत स्थान माउंट आबू रहेगा, एक तो सिरोही रहेगा, जी गुरुजी, एक इसके अंतर्गत जालौर रहेगा, जी गुरुजी, और भाई साहब इसके अंतर्गत एक पाली रहेगा, और पाली के अंतर्गत रहेंगे रड़कपुर के जैन मंदिर इसमें शामिल रहेंगे। रड़कपुर के जैन मंदिर इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। मरु त्रिकोण के अंतर्गत बेटा कौन कौन आएंगे, अब देखो यहां मरु त्रिकोण के अंतर्गत 3 जिले जो मैं पहले बता के आ चुका हूं आपको, एक जैसलमेर है, एक बीकानेर है और एक जोधपुर, और एक नया जिला अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो कौन हो जाएगा, बाड़मेर। बिल्कुल सर, तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत एक तो रहेगा भाई जैसलमेर, एक रहेगा मेरे भाइयों जोधपुर, एक रहेगा मेरे भाइयों बीकानेर, और एक जिला और आएगा मेरे भाइयों जिसको आप क्या कहने वाले हैं सर, बाड़मेर। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। और जो मेरवाड़ा सर्किट है इसमें कौन कौन रहेंगे, तो मेरे भाइयों एक तो रहेगा अजमेर। ओके सर, और एक रहेगा नागौर। अब सर अजमेर से तो आप किसको उठाएंगे भाई साहब, पुष्कर को,
और नागौर से बेटा किसको उठाएंगे आप? मेड़ता को। किसको उठाएंगे? मेड़ता को। तो बेटा राजस्थान की ये 10 सामान्य सर्किट के नाम याद करना तो इजी है, लेकिन बेटा उसमें क्या क्या चीज आती है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से जिले को चिन्हित किया गया और उस जिले में किस स्थान को इसमें लिया गया है। तो बताइए, 6 तो एक तरफ थी, 4 एक तरफ थी। 6 में एक भरतपुर सर्किट लिया जिसमें मैंने भरतपुर, डीग और धौलपुर को चुना। एक मैंने अलवर सर्किट लिया जिसमें अलवर, सरिस्का और सिलीसीड को चुना। एक मैंने ढूंढाड़ सर्किट लिया जिसमें जयपुर और दौसा को चुना। दौसा से आवानेरी को चुना। जयपुर से मेरे भाइयों आमेर और सामुद को चुना। फिर शेखावाटी सर्किट लिया जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू को चुना। फिर मेरे भाइयों आपका रणथंभौर सर्किट लिया जिसमें आपके सवाई माधोपुर का रणथंभौर और आपका टोंक को चुना। उसके बाद मेरे भाइयों मैंने हाड़ौती सर्किट लिया जिसमें आपका 12 नहीं चुना, बाकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ को लिया। इसके अलावा मां से स्टार्ट होने वाले इधर की तरफ आए, मेवाड़ में आपका राजसमंद, उदयपुर और मैंने चित्तौड़गढ़ लिया है, भीलवाड़ा को शामिल नहीं किया है। माउंट आबू के अंतर्गत सिरोही, जालौर और पाली को ऐड किया है। और मेरे भाइयों मेरवाड़ा सर्किट के अंतर्गत अजमेर और नागौर को ऐड किया है। और मरु सर्किट के अंतर्गत मेरे भाइयों आपका जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर को ऐड किया है। तो इस प्रकार से रहेंगी आपके राजस्थान की 10 सामान्य भाई साहब पर्यटन सर्किट। इनको हालांकि मैंने आगे भी लिख रखा है, वहां से भी आप देख लीजिए। ये रही भाई साहब। सबसे पहली आपके सामने है क्या? ब्रज सर्किट जिसमें भरतपुर, डीग और धौलपुर रहेगा। दूसरी है आपके पास अलवर सर्किट जिसमें अलवर, सरिस्का और सिलीसीड रहेगा। तीसरी जो है ढूंढाड़ सर्किट जिसमें जयपुर का आमेर और सामुद रहेगा। रामगढ़ नहीं रखना है भाई साहब। कौन कौन रखना है भाई साहब? आमेर और सामुद को आपको रखना है, रामगढ़ नहीं रखना है जी गुरुजी। और आबानेरी से दौसा रहेगा। चौथे नंबर पे भाई साहब एक शेखावाटी सर्किट है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू रहेगा। 5वें नंबर पे रणथंभौर सर्किट है जिसमें सवाई माधोपुर, रणथंभौर और मैंने एक जिला और बताया आपके लिए, बिल्कुल बताया था सर। ये तो आपका सवाई माधोपुर, रणथंभौर हो गया। और इसके अलावा इसमें एक जिला और ऐड करेंगे, कौन सा भाई साहब? टोंक। ओके सर। फिर इसके अलावा आगे की ओर लेके चलता हूं आपको। तो बताइए, यहां हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत सारे जिले लेने, लेकिन 12 को हाथ नहीं लगाना। मेवाड़ सर्किट में मैंने क्या कहा था? राजसमंद, राजसमंद में कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ और जयसमंद, झील और सलुम्बर और उदयपुर रहेगा, बिल्कुल सर। माउंट आबू सर्किट में मैंने क्या कहा है? सिरोही, जालौर और रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली के अंतर्गत हैं, बिल्कुल सर। मरु त्रिकोण के अंतर्गत मैंने क्या कहा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और एक नवीन जिला और ऐड करना चाहेंगे अपन, तो इसमें एक नवीन जिला जो अभी जोड़ा गया है वो ऐड हो जाएगा, कौन सा? बाड़मेर। और एक है मेरवाड़ा सर्किट जिसमें मैंने आपके अजमेर और नागौर को लिया था, अजमेर का पुष्कर और मेड़ता, नागौर। तो ये राजस्थान की आपकी 10 पर्यटन, सामान्य पर्यटन सर्किट है मेरे भाइयों। ये याद करनी है। इससे पहले मैं आपको और भी सर्किट करा चुका हूं, जैसे मैंने पर्यटन संभाग सर्किट कराया था, पुरातात्विक सर्किट कराया था, बुद्धा सर्किट कराया था, कृष्णा सर्किट आपको करा दिया, बालाजी सर्किट करा दिया, ट्राइबल सर्किट करा दिया, बिल्कुल इको एडवेंचर सर्किट करा दिया मेरे भाइयों। ये सारे सर्किट आपको याद रखने हैं बेटा। इनसे ही इस वाले टॉपिक के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इनको भूलना नहीं है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि आपकी ये जो 10 आपकी सामान्य पर्यटन सर्किट है मेरे भाइयों, वो कैसे याद करनी है। तो भाई साहब वो ऐसे याद करनी थी। 6 इधर की तरफ रहेंगे मेरे भाइयों, ओके सर। और 4 इधर की तरफ रहेंगे, और 4 इधर वाली तो सब किससे स्टार्ट होंगी? मां से स्टार्ट होंगी। डन डन गुरुजी। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेरे भाइयों पर्यटन आगमन। और ये पर्यटन आगमन आपको देखना है 2025 और 26 का। तो 2025 और 26 के अंतर्गत राजस्थान में कुल स्वदेशी और विदेशी पर्यटन कितने आए? तो ध्यान रखना 2544.48 लाख। 2544.48 लाख। अब इनमें से मेरे भाइयों स्वदेशी कितने थे और विदेशी कितने थे? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, स्वदेशी को आप घरेलू भी कह सकते हैं, बिल्कुल सर। तो स्वदेशी थे आपके 25.03 लाख। 25.03 लाख। अब अगर भाई साहब आपके 25.03 लाख को इसमें से लेस कर देंगे तो बचेगा 19.45 लाख। कितना बचेगा बेटा? 19.45 लाख। तो भाई साहब आपके वर्ष 2025-26 में टोटल पर्यटन आए आपके इतने 2544.48 लाख। उसमें से मेरे भाइयों आपसे पूछा जाए कि घरेलू पर्यटक कितने रहे हैं, तो ध्यान रखना घरेलू रहे हैं 25.03 लाख। पिछले आपके डाटा के अकॉर्डिंग इनमें क्या हुई है भाई साहब? वृद्धि हुई है। चलो ये तो अच्छी खबर है। और जो विदेशी पर्यटक आए आपके पास वो है 19.45 लाख। कितने हैं बेटा? 19.45 लाख। और इनमें थोड़ा सा टेंशन का विषय है कि इनमें क्या हुई है? कमी हुई है।
तो सिर्फ डाटा याद नहीं करना है कि राजस्थान में टोटल पर्यटन कितना आया है, तो वो तो है 44.48 लाख, और इसमें भी स्वदेशी कितना आया है तो 25.03 लाख, विदेशी कितना आया है तो 19.45 लाख। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी पर्यटन में पिछले डाटा की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विदेशी हमारे यहाँ कम आए हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का सबक है कि ऐसी कहां सुविधाओं में गवर्नमेंट के द्वारा कमी रह रही है जो विदेशी हमारे यहाँ पे कम आ रहे हैं। क्योंकि बेटा जब अपन के 100 पर्यटन घूमने के लिए किसी स्थान पे जाते हैं स्वदेशी, तो अपना टिकट कम होता है, लेकिन जब उसी जगह पे अगर 100 की जगह 5 विदेशी आ जाए तो बराबर इकोनॉमी रेट देके जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि चाहे स्वदेशी भले ही थोड़े कम हो जाए चलेगा, लेकिन विदेशी ज्यादा तादाद में आने चाहिए, जिससे हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो। तो आपका भी एक कर्तव्य और दायित्व बनता है मेरे भाइयों, जब भी आप विदेशी पर्यटकों को देखो तो उनको अपनी संस्कृति के हिसाब से उनका वेलकम आपको करना चाहिए, ना कि उनको अभद्र भाषा में उनके साथ आपको वार्तालाप करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के इकोनॉमी सिस्टम को भाई साहब बहुत अप करता है मेरे भाइयों। क्योंकि ये जितने भी घूमने के लिए आते हैं इनके टिकटों का चार्ज आपने देखा होगा बहुत ज्यादा होता है मेरे भाइयों, अपना तो कुछ भी नहीं होता। तो जब ये पर्यटन आपका कहीं किसी पर्यटन स्थल पे घूमने के लिए आता है तो कई हजार रुपए हमको देके जाता है। तो भाई साहब ये सोचने वाला विषय है। अब चलो इसमें अगला डाटा मैं आपको ये बताता हूं कि भाई साहब जो घरेलू पर्यटक आए थे या जो भी ये पर्यटक आए आपके, इसमें सर्वाधिक कब आए हैं और न्यूनतम कब आए, पहले ये बात आपको बता देता हूं। ओके सर चलिए। तो भाई साहब पहली बात ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में पर्यटक मेरे भाइयों, राजस्थान में पर्यटक आगमन, राजस्थान में पर्यटक आगमन, और राजस्थान में जो पर्यटक आगमन रहा है भाई साहब वो आपका सर्वाधिक कब रहा है और मेरे भाइयों न्यूनतम कब रहा है। ओके सर, सर्वाधिक और न्यूनतम। और सर्वाधिक में भी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है सर, चाहे वो स्वदेशी हो या घरेलू हो, स्वदेशी और मेरे भाइयों विदेशी, ये सबसे ज्यादा आपका जो राजस्थान में पर्यटन आगमन रहा है, ये स्वदेशी मेरे भाइयों कौन से समय पे सबसे ज्यादा आए हैं और विदेशी भी आपके कौन से समय पे सबसे ज्यादा आए हैं। और न्यूनतम मेरे भाइयों, चाहे आपका स्वदेशी पर्यटक हो ओके सर, और चाहे हो आपका विदेशी पर्यटक, ये मेरे भाइयों न्यूनतम कौन से महीनों के अंतर्गत आए हैं, ये आपको डाटा ध्यान रखना है। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ भाई साहब राजस्थान में पर्यटन आगमन, और मेरे भाइयों मैं किसको लेकर बात कर रहा हूँ ये आपको अच्छे तरीके से मालूम हो, तो मैं समय को लेकर बात कर रहा हूँ कि कौन से समय में आपके स्वदेशी और विदेशी सर्वाधिक आए हैं और कौन से समय में या किन महीनों में आपके यहाँ पे स्वदेशी और विदेशी कम आए हैं। तो ध्यान रखना भाई साहब, सर्वाधिक जो स्वदेशी और विदेशी आए हैं मेरे भाइयों, ये आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा आए हैं स्वदेशी। और विदेशी के लिए भी यही डाटा निकल के आया है, अक्टूबर, नवंबर और मेरे भाइयों दिसंबर, इन महीनों में स्वदेशी और विदेशी दोनों ही सर्वाधिक आए हैं। तो क्या सर न्यूनतम में भी कॉमन रहेगा? बिल्कुल भाई साहब, न्यूनतम कब आए सर स्वदेशी आपके, तो ध्यान रखना ये इन 3 महीनों में सबसे कम आए हैं, जिनमें एक है अप्रैल, एक है मई और एक है जून। और विदेशी भी आपके सबसे कम कब आए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, अप्रैल, मई और मेरे भाइयों जून। ओके सर ओके। तो राजस्थान में जो पर्यटन आगमन समय की बात की जाती है उसमें आपके स्वदेशी और विदेशी सर्वाधिक कब आए हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और मेरे भाइयों न्यूनतम कब आए हैं, तो ध्यान रखना अप्रैल, मई और जून के अंतर्गत। डन। अब मेरे भाइयों ये पूछा जाए आपसे कि जो भी आपका स्वदेशी पर्यटक आया है वो कौन से धार्मिक स्थल पे ज्यादा पहुंचा है और कौन से ऐतिहासिक स्थल पर सबसे ज्यादा पहुंचा है, तो ये भी एक डाटा गजब का डाटा है मेरे भाइयों, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहने वाली है, तो अच्छे तरीके से सुनना मेरे भाइयों। बिल्कुल सर। तो अब अगले पेज पे चलता हूं मेरे भाइयों आपको लेकर, और यहां पे बात करते हैं। आइए मेरे भाइयों, बात यह है कि आपके पास जो स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक, स्वदेशी पर्यटक मेरे भाइयों सर्वाधिक, आपसे पूछा जाए कि मेरे भाइयों स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक, जी गुरुजी, और आपसे मैं ऐसे पूछूं बेटा कि जो स्वदेशी पर्यटक है वो सर्वाधिक कौन से धार्मिक पर्यटन स्थल पे आया है, कौन से धार्मिक पर्यटन स्थल पे सबसे ज्यादा आया है। ओके सर,
तो जो आपको स्वदेशी पर्यटक है वो सर्वाधिक मेरे भाइयों कौन से धार्मिक पर्यटन स्थल पे आया है। और स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक मैं ये पूछूं धार्मिक की जगह कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर मेरे भाइयों सबसे ज्यादा आया है। तो यहां पे मैंने दो चीजें आपके सामने लिखी हैं, एक बार वापस से देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं स्वदेशी की कि स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन स्थल किस पे पहुंचा है, और स्वदेशी ही सर्वाधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल किस पे पहुंचा है। धार्मिक के अंतर्गत मेरे भाइयों आपकी धार्मिक मान्यताओं से संबंधित जो आपके मंदिर वगैरह होते हैं इनसे संबंधित बात कही गई है, और ऐतिहासिक के अंतर्गत जो आपके दुर्ग वगैरह होते हैं, किले वगैरह होते हैं मेरे भाइयों, उनसे संबंधित बात की गई है। अब यहां पे सबसे पहले धार्मिक पर्यटन स्थल में सबसे ज्यादा आपका कहां पे आया है, तो भाई साहब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जी गुरुजी, फर्स्ट नंबर पे पता है कहां पे रहा है, सबसे ज्यादा आया है फर्स्ट नंबर पे बेटा खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा भाई साहब, सीकर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सबसे ज्यादा आपका धार्मिक पर्यटन जो स्थल है जहां पे आपका स्वदेशी पर्यटन सबसे ज्यादा पहुंचा है वो पहले नंबर पे है खाटू श्याम मेरे भाइयों। बिल्कुल अपडेट करा रहा हूं 25-26 वाला, भाई साहब ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे कहां पहुंचा है, तो दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे भाई साहब पूंछरी का लोटा आ चुका है। दूसरे नंबर पे भाई साहब सबसे ज्यादा पहुंचा है पूंछरी का लोटा, और पूंछरी का लोटा मेरे भाइयों कहां रहेगा, डीग के अंतर्गत रहेगा। दूसरे नंबर पे यहां पहुंचा है धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भाई साहब आपका। और तीसरे पे कहां पहुंचा है सर, तो तीसरे पे भाई साहब आपका पुष्कर, और पुष्कर कहां पे है मेरे भाइयों आपका अजमेर के अंतर्गत है। कहां पे है, अजमेर। तो मेरे भाइयों स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा किस धार्मिक स्थल पे पहुंचा है, तो ध्यान रखना भाई साहब पहले पे कौन है आपका खाटू श्याम सीकर, दूसरे पे पूंछरी का लोटा है, और तीसरे पे मेरे भाइयों आपका कौन है, तो तीसरे पे है पुष्कर अजमेर की बात होगी। ओके सर, बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है। सर बिल्कुल क्लियर है। अब ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में मेरे भाइयों सबसे ज्यादा आपका स्वदेशी पर्यटक कहां देखने के लिए पहुंचा है, तो भाई साहब पहले नंबर पे है जैसलमेर दुर्ग। सबसे ज्यादा आपका स्वदेशी जो कहो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। ओके सर। सेकंड नंबर पे कहां पहुंचा है सर, तो सेकंड नंबर पे पहुंचा है भाई साहब हवा महल, और हवा महल आपका कहां पे है, जयपुर के अंतर्गत है सर। और थर्ड नंबर पे भाई साहब कहां पहुंचा है, तो ध्यान रखना थर्ड नंबर पे भाई साहब आमेर, और आमेर भी आपका आमेर का जो किला है वो भी कहां पे है, जयपुर के अंतर्गत। आमेर दुर्ग या आमेर किले पे पहुंचा है मेरे भाइयों, आमेर किले के अंतर्गत तीसरे नंबर पे। और अगर मेरे भाइयों यहां से चौथा नंबर भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना मेरे भाइयों चौथा नंबर जो आएगा वो उदयपुर के अंतर्गत है, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस यहां पे आया है उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है सर। अब सर जब आपने चौथे नंबर तक यहां चले गए तो इधर भी करा दीजिए। लीजिए भाई साहब चौथे नंबर पे यहां की अगर बात हम कर लेते हैं तो भाई साहब सावलिया सेठ, सावलिया सेठ पे पहुंचा है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। जी गुरुजी, तो भाई साहब आप तीन तो कम से कम याद रखोगे। भाई साहब आपका स्वदेशी जो पर्यटन है मेरे भाइयों वो कौन से धार्मिक स्थल पे सबसे ज्यादा आया है, खाटू श्याम। सेकंड पे कहां आया है, तो भाई साहब पूंछरी का लोटा डीग के अंतर्गत। तीसरे पे कहां आया है, पुष्कर। और चौथे पे कहां पे आया है मेरे भाइयों, तो बेटा कहां पे रहेगा मेरे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। पर्यटन स्थल की मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपका कहां पे पहुंचा है मेरे भाइयों, तो भाई साहब पहले नंबर पे जैसलमेर दुर्ग में पहुंचा है आपका स्वदेशी पर्यटक, दूसरे नंबर पे हवा महल में पहुंचा है, तीसरे नंबर पे आमेर दुर्ग में पहुंचा है, और चौथे नंबर पे भाई साहब सिटी पैलेस उदयपुर के अंतर्गत पहुंचा है। बोलो बात बिल्कुल गुरुजी। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है, इसे जरूर याद रखना मेरे भाइयों। अब मैं बताता हूं आपका जो ये राजस्थान में पर्यटन आया है। जी गुरुजी, राजस्थान में पर्यटक आगमन विदेशी, राजस्थान में जो पर्यटन आगमन हुआ है विदेशी का मेरे भाइयों, इसमें यह पूछा जाए कि राजस्थान में पर्यटन आगमन विदेशी सर्वाधिक मेरे भाइयों आपसे यह पूछा जाए जी गुरुजी कि सर्वाधिक राजस्थान में पर्यटन आगमन विदेशी सर्वाधिक आपसे पूछा जाए किस जिले के अंतर्गत आया है, और मेरे भाइयों पूछा जाए सर्वाधिक किस देश से आया है, अपने यहां किस जिले में आया है, और मेरे भाइयों किस देश से आया है, यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों। तो यह सबसे पहली बात यह
कि किस जिले के अंतर्गत आपका राजस्थान में विदेशी जो पर्यटन है वो सर्वाधिक किस जिले के अंतर्गत आया है, तो भैया देखो विदेशी के पास रुपए की कमी नहीं होती, वो डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा का फायदा उठाएगा। और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा एयरपोर्ट हमारे कहां पे है, जयपुर के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा विदेशी कई सालों से भाई साहब सबसे पहले नंबर पे किसको लेके बैठे हुए हैं, जयपुर को। दूसरे पे उदयपुर आता है, तीसरे पे जोधपुर आता है, जब जाके चौथे पे बेटा आपका कौन आता है। अरे भाइयों सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कहां आते हैं, ये जयपुर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे कहां पे आते हैं, तो मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों कहां पे आते हैं, तो ये जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ठीक सर। और चौथे नंबर पे कहां रहेंगे, तो ये ध्यान रखना चौथे नंबर पे ये सबसे ज्यादा पहुंचने वाले हैं आपके कहां पे, जैसलमेर के अंतर्गत। और देश से आया है, किस देश से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आया है, तो भाई साहब यूएसए से सबसे ज्यादा आया है। सेकंड नंबर पे मेरे भाइयों यूके से आया है। तीसरे नंबर पे कहां से आया है मेरे भाइयों, ये भी आपको बताना है। पहले पे आपका यूएसए से आया है, दूसरे पे मेरे भाइयों यूके से आया है, और तीसरे नंबर पे कहां से है, और चौथे नंबर पे कहां पे है, तो चौथे नंबर पे भाई साहब जर्मनी से आया है। और तीसरे नंबर पे भाई साहब आपका फ्रांस से आया है। कहां से आया है भाई साहब, फ्रांस से आया है। तो ये ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो देश से, किस देश से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है। और भाई साहब आपके जिले में ये सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां पे आए हैं, जयपुर है पहले पे, उदयपुर है, जोधपुर है, और फिर कौन है, जैसलमेर। ये जो मैंने डाटा कराया है ना, ये फिलहाल जो डाटा आपका 12वें नंबर से, सॉरी 14 नंबर से कराया है भाई साहब, ये वेरी वेरी मोस्ट मान लेना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर। फिर मेरे भाइयों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके किस माह में ये सर्वाधिक और न्यूनतम आते हैं, वो दोनों कॉमन है। ओके सर। उससे भी ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट तो भाई साहब ये है, वेरी वेरी मोस्ट तो ये रहेगा स्वदेशी पर्यटक किस धार्मिक स्थल पे सबसे ज्यादा आया है, और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल किस पे ज्यादा आया है, और उससे भी ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट फिर ये रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, ये बिल्कुल नवीन डाटा है 2025-26 वाला, और इसमें से क्वेश्चन हमेशा एक ना एक एग्जाम के अंतर्गत आना है, ये देख लेना। डन डन सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले स्टेप की तरफ कि राजस्थान पर्यटन जो ऐप है आपका, राजस्थान जो है मेरे भाइयों, राजस्थान में पर्यटन ऐप लागू करने वाला भारत का पहला राज्य नहीं बना है, दूसरा बना है। इसका मतलब सर हमसे भी पहले किसी ने पर्यटन ऐप चालू कर दिया? जी बिल्कुल सर। अब सुनिए भाई साहब, राजस्थान में पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का केरल के बाद दूसरा राज्य बना है आपका कौन मेरे भाइयों, राजस्थान। अब मेरे भाइयों ये किस तारीख को हमने लॉन्च किया था, तो पर्यटन ऐप जो हमने लॉन्च किया था मेरे भाइयों वो भी आप ध्यान रखेंगे सर, वो हमने 27 सितंबर को। सर इसी तारीख को हमने क्यों चुना था सर, इस तारीख को इसलिए चुना भाई साहब क्योंकि इस तारीख को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर राजस्थान पर्यटन दिवस की तारीख को क्यों नहीं चुना? भाई साहब आय जो ज्यादा प्राप्त होती है ना, वो स्वदेशी से नहीं विदेशी से होती है, इसलिए ये आपके एक बड़प्पन की बात है मेरे भाइयों कि हमने इस तारीख को चुना, और ये हकीकत में अच्छा किया पर्यटन विभाग के द्वारा कि इस तारीख को चुना गया। क्योंकि स्वदेशी थे मैं मानता हूं, उसका वेलकम करता हूं खूब अच्छे से, लेकिन उससे जो आय होती है वो हमें कम होती है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत पूरे विश्व लेवल के अन्य हर एक देश के पर्यटन हमारे यहाँ घूमने आए। तो इसलिए हमने कितनी तारीख को ये ऐप लॉन्च किया था, 27 सितंबर को किया था, ये ध्यान रखेंगे। ओके सर। अगला मेरे भाइयों आमेर दुर्ग की बात करता हूं मैं आपसे। बिल्कुल सर, ये है कहां पे, जयपुर के अंतर्गत। भाई साहब अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि आपके इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, उनमें से ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है मेरे भाइयों जिससे गवर्नमेंट को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो बताइए विदेशी सबसे ज्यादा कहां आ रहे थे, जयपुर के अंतर्गत। और जयपुर में आ रहे थे तो भाई साहब ये आमेर को नहीं देखें ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत आपके पर्यटन विभाग को सबसे ज्यादा आय कौन से पर्यटन स्थल से प्राप्त होती है, तो वो आमेर रहेगा। तो राज्य सरकार को पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक आय इसी से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और बीसलपुर बांध जो मेरे भाइयों टोंक के अंतर्गत है, 17 नंबर पे अपन आ गए। बीसलपुर बांध जो टोंक के अंतर्गत है, ये बनास नदी पे बनाया गया है। इसको इस प्रकार से डेवलपमेंट किया गया है मेरे भाइयों कि इसे राजस्थान का मिनी गोवा घोषित कर दिया गया है। अब आपको अगर गोवा जैसी फीलिंग लेनी है तो गोवा जाने की जरूरत नहीं है भैया, हमारा बीसलपुर बांध है भाई साहब, इसे राजस्थान का मेरे भाइयों क्या घोषित किया गया है, मिनी
गोवा इसे घोषित किया गया है भाई साहब राजस्थान का। तो आपका बीसलपुर बांध जो है ये बनास नदी पर है। बीसलपुर बांध को पर्यटन के लिए मिनी गोवा का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सर। और ये भी ध्यान रखेंगे बीसलपुर जो बांध है भाई साहब, इसके अंतर्गत भाई साहब आपकी रंगीन मछलियों का रंगीन मछलियों के लिए एक्वेरियम, रंगीन मछलियों के लिए एक्वेरियम स्थापित किया गया है। तो मेरे भाइयों इसी के पास में रंगीन मछलियों के लिए एक्वेरियम स्थापित किया गया है, इसी बांध के पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रंगीन मछलियों के लिए जो एक्वेरियम स्थापित किया गया है वो भी बीसलपुर बांध के पास में किया गया है। तो भाई साहब आप भी यहां पे जाके आपके गोवा जैसी फीलिंग ले सकते हैं, इस प्रकार से मास्क पहन के और मछली जैसे भाई साहब पैरों में वो लगा के आप पानी के अंतर्गत जाते हैं ना, मछलियों को देखते हैं, आप पिक्चरों में देखा होगा, इस प्रकार की सेम फीलिंग यहाँ पे बीसलपुर बांध टोंक के अंतर्गत। और ध्यान रहे इसे राजस्थान का क्या घोषित किया गया है, मिनी गोवा घोषित किया गया है। और ये बांध बनास नदी पे कहां पे है भाई साहब, टोंक के अंतर्गत है। ओके सर, फिर चलते हैं मेरे भाई अगले पॉइंट पे। और एक पॉइंट आता है आपका कौन सा बेटा, सीईटी। कौन सा पॉइंट आता है, सीईटी। इसका मतलब ऐसे लिख देते हैं, चलो इसे CETT, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड टूरिज्म ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग। भाई साहब जो पूरा नाम है वो आपको ध्यान रखना है। स्थापना हुई है अक्टूबर 2016 में। मुख्यालय कहां रहेगा, उदयपुर में। विशेष क्या है मेरे भाइयों, इस संस्था के द्वारा विदेशी पर्यटकों को गाइड करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जब विदेशी पर्यटक आता है आप उससे डील सही तरीके से नहीं करोगे, वार्तालाप सही नहीं होगा मेरे भाइयों, विचारों का आदान प्रदान सही नहीं होगा, आप किसी जानकारी को सही तरीके से प्रदान नहीं करेंगे तो वो आपके यहां रुचि नहीं दिखाने वाला। एक बार आ गया अगली बार नहीं आएगा। कई बार होता है ना, किसी का व्यवहार अच्छा होता है तो एक बार हम उसके पास काम किए फिर किसी कारण बस वापस चले गए, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा होता है तो बताइए वापस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं सर। तो इसी प्रकार मेरे भाइयों विदेशी पर्यटक के साथ आप वार्तालाप अच्छा रखेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे, उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठाएंगे तो उसके मन में हमेशा आएगा कि यार घूमने जाना है तो भाई साहब भारत जाना है, और भारत में भी अगर घूमने जाना है तो भाई साहब राजस्थान जरूर देख के आना है। तो भाई साहब विदेशी पर्यटकों को किस प्रकार से गाइड करना है उसके लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है भाई साहब कौन सी संस्था, CETT। ध्यान रखेंगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड टूरिज्म ट्रेनिंग। और भाई साहब ये किसके सहयोग से स्थापित की गई है, तो सिंगापुर के सहयोग से स्थापित की गई है, क्योंकि यह संस्था भाई साहब सिंगापुर की है। और सिंगापुर में मेरे भाइयों खूब सारा पर्यटन घूमने के लिए जाता है। तो हमने पूछा भाई आपके यहाँ इतना ज्यादा पर्यटन कैसे आता है, इन्होंने कहा भाई साहब जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और अगर कोई कमी रह जाती है हमारे गाइड करने वाले लोगों में तो उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाते हैं। तो हमने कहा यार एक संस्था हमारे वहां पे भी आप खोलो, जिससे हमारे वहां के लोगों को भी ये सिखाओ कि किस प्रकार से विदेशी पर्यटक को गाइड करना है। तो भाई साहब ये ध्यान रहे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है मेरे भाइयों। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, आइए। और अगला पॉइंट है मेरे भाइयों आपका ये कि राजस्थान पर्यटन विकास कोष की जब मैं बात करता हूं, जी गुरु जी, तो राजस्थान पर्यटन विकास कोष क्या है मेरे भाइयों, इसे ध्यान रखना। भाई साहब किसी भी आपके कोष को सिंचित करने के लिए, कोष के अंतर्गत राशि को सिंचित करने के लिए जो भी पर्यटन स्थलों से आपकी आय प्राप्त हो रही है, मेरा यह मानना है जिसने उतने उनके जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनसे जितनी आय प्राप्त हो रही है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उनके उद्धार में लगाना चाहिए, जीर्णोद्धार में लगाना चाहिए। अगर कहीं से टूट फूट हो गई है तो वहां लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी काफी इनकम इससे प्राप्त होती है। तो मेरा यह मानना है कि उस इनकम को आप सिंचित निधि के अंतर्गत स्टोर करें, अलग से स्टोर करें, क्या बना के राजस्थान पर्यटन विकास कोष। अब मेरे भाइयों इसके अंतर्गत पर्यटन विभाग ने क्या किया है, पहले 500 करोड़ का आपका कोष निश्चित किया था कि कैसे भी करके अब की हम 500 करोड़ आपके सिंचित रखेंगे, फिर इसे बढ़ा के कितना कर दिया 1000, अब इसे बढ़ा के कर दिया 1500 करोड़। अब इससे क्या फायदा होगा, कभी किसी जगह पे अगर हमको कोई पर्यटन स्थल को डेवलपमेंट करना होगा या कोई नया पर्यटन स्थल आपका खुलना होगा तो बताइए इसमें से राशि उठाई और तुरंत खर्च कर दी। बात तो सही है सर। अब भाई साहब आपके पास अगर सिंचित निधि नहीं होगी, पर्यटन कोष नहीं है आपके पास, बजट राशि नहीं है, तो आप कहीं पे भी अगर पर्यटन से संबंधित कोई चीज को डेवलप करना चाहेंगे तो रुपया कहां से आएगा। इसलिए मेरे भाइयों ये तो बहुत अच्छा काम किया है। तो 2021-22 में तो ये कितना रखा गया था 500 करोड़, फिर 22-23 में कितना 1000, अब 2023-24 में मेरे भाइयों कितना रखा गया है। तो तुम तो लास्ट वाले को याद रखना कि राजस्थान का जो पर्यटन कोष है मेरे भाइयों उससे 2023-24 में कितना रखा गया है, तो वो रखा गया है 1500 करोड़ रुपए। कितना रखा गया है बेटा, 1500 करोड़ रुपए। ओके सर। फिर मेरे
भाइयों अगली बात आती है आपके 20वें पॉइंट पे आ जाता हूं आपको निर्धुम उद्योग। तो मेरे भाइयों जो पर्यटन उद्योग है इसे 2004 और 5 में मेरे भाइयों किसका दर्जा दिया गया है? निर्धुम उद्योग। सर निर्धुम उद्योग का मतलब क्या होता है? भाई साहब जितने भी उद्योग होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं, बताइए धुआं निकालते हैं कि नहीं निकालते? निकालते हैं सर। और धुआं निकलता है तो फिर पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर लेकिन भाई साहब ये तो पर्यटन पे आधारित है, पर्यटन धुआं थोड़ी छोड़ता है। तो इसलिए बताइए भाई साहब ये जो उद्योग रहेगा इसे मैं निर्धुम उद्योग कह सकता हूं, धुआं रहित उद्योग कह सकता हूं, और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो इसे पर्यावरण अनुकूल उद्योग भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर। तो यहां पे ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, पर्यटन उद्योग को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया है। निर्धुम उद्योग का मीनिंग ये होता है बेटा, आप ये कह सकते हैं भले कि धुआं रहित उद्योग, धुआं रहित उद्योग इसका मीनिंग होता है। या मेरे भाइयों आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण अनुकूल उद्योग। तो धुआं रहित उद्योग या पर्यावरण अनुकूल उद्योग कहा जाता है। तो पर्यटन उद्योग को 2004 और 5 के अंतर्गत भाई साहब निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। ओके सर। फिर मेरे भाइयों आगे की बात करते हैं। निर्धुम उद्योग तक आप आ गए। देखो मैंने ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको समझाया, इनको वापस से समझाता हूं। बताइए सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? राजस्थान पर्यटन ऐप देखा था। एक मिनट अभी चलते हैं, पानी पी लेता हूं पहले थोड़ा सा, लीजिए। सुनिए भाई साहब, अपन ने देखा था राजस्थान पर्यटन ऐप। राजस्थान पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है, क्योंकि हमसे पहले कौन लॉन्च कर चुका है? केरल लॉन्च कर चुका है। और कितनी तारीख को हमने लॉन्च किया है? ध्यान रखना 27 सितंबर को लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि इस दिन अपन ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। फिर अपन ने देखा था आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग मेरे भाइयों वह दुर्ग है जो जहां पे आपके जितने भी पर्यटन आते हैं उनसे सबसे ज्यादा आय अगर कोई प्राप्त करने वाला पर्यटन स्थल है तो वो आमेर है। उसका बड़ा रीजन है कि विदेशी डायरेक्ट उतरते हैं आपके जयपुर के अंतर्गत, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सेवा की अच्छी सुविधा है। तीसरी बात, बीसलपुर जो बांध है टोंक मेरे भाइयों, इसे राजस्थान का मिनी गोवा घोषित किया गया है। इसे राजस्थान का क्या घोषित किया गया है? मिनी गोवा घोषित किया गया है। ये रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र भी है इसके पास में, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके सर। और अगली बात सीईटी, ये मेरे भाइयों सिंगापुर के सहयोग से खोली गई हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक संस्था है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर रखा गया है? उदयपुर के अंतर्गत रखा गया है। विदेशी पर्यटकों को किस प्रकार से गाइड किया जाए उससे संबंधित ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है कौन? सीईटीटी। और भाई साहब इसके बाद जो अपन ने बात देखी थी वो ये राजस्थान पर्यटन विकास जो कोष है मेरे भाइयों, ये पहले 500 करोड़ का था, फिर 1000 करोड़ का था, और अब इसे कितना कर दिया गया है मेरे भाइयों? 1500 करोड़ कर दिया गया है। और इसके बाद मैंने अगली बात जो देखी थी वो निर्धुम उद्योग के पर्यटन उद्योग को मेरे भाइयों 2004 और 5 में निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। और निर्धुम उद्योग का मीनिंग होता है ऐसा उद्योग जो धुआं रहित उद्योग कहलाता है, या फिर ऐसा उद्योग जो पर्यावरण अनुकूल होता है। बेटा उसे क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना उसे निर्धुम उद्योग कहा जाता है। बोलो यहां तक बात एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ कि यहां तक बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहां तक बात आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए अभी पर्यटन खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी इसमें कल की क्लास और लगेगी जब जाके पर्यटन क्लोज हो जाएगा। और कल की क्लास काफी इंपोर्टेंट भी रहने वाली है, ये भी ध्यान रहे। ओके ओके चलो मेरे भाइयों, तो आपको यहां तक की अच्छे तरीके से बातें ये समझ में आ चुकी है। अब मेरे भाइयों मैं अगली बात आपसे क्या करने वाला हूं वो ये लीजिए मेरे भाइयों, आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा जो राजस्थान की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रखी है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत विगत परीक्षाओं के पूछे गए सारे प्रश्नों का समावेश है मेरे भाइयों। किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों क्यों कंपलसरी हो जाते हैं और क्यों जरूरी हो जाता है, हर एक स्टूडेंट के पास ये बुकें लक्ष्य परिवार की क्यों मिलती हैं, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। जब आप आगामी किसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि पिछली भर्ती के अंतर्गत हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके किस प्रकार के क्वेश्चनों का लेवल रहा है। आप तैयारी के अंतर्गत रण क्षेत्र के अंतर्गत बगैर तैयारी की उधर जाओगे तो भाई साहब मारे जाओगे। इसका मतलब इसलिए ये आपके पास हर एक स्टूडेंट के पास होना इसलिए जरूरी है जिससे आपके विगत परीक्षाओं का यहां पे ये पता चल जाए कि पूछने का तरीका क्या था प्रश्न। और हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया हुआ है, टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीजें यहां पे डाली हुई हैं और उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण भी किया हुआ है नीचे की तरफ, जिससे आंसर देखने में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आ रहा है तो नीचे व्याख्या देखिए। तो मेरे भाइयों इसे कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं और नहीं तो फिर लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप
पे कर सकते हैं। और अगली बात ये मेरे भाइयों, आपको लगता है कि लच्छे परिवार वाकई में हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, हमारे सपनों में जान डाल रहा है और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जुनून के साथ हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, तो भाई साहब ऐसे परिवार से भला आप में से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे भाइयों, आज जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो लच्छे परिवार को ज्वाइन करने के लिए पीछे दिए गए QR कोड को ज्वाइन करें मेरे भाइयों और लच्छे परिवार का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे मेरे भाइयों कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ओके, जय श्री राम।